सर हमें आपसे एक शिकायत है कि आप क्रांति 2.0 बैच के अंदर जितने भी लेक्चर्स अपलोड करते हैं वो हमको सीक्वेंस में प्राप्त नहीं होते। तो भाई मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम YouTube चैनल पे जाते हो और ये वीडियो वाले सेक्शन को खोल लेते हो। यहाँ पर तो भाई डेली वीडियो अपलोड होती हैं, तो जो वीडियो बाद में लेटेस्ट अपलोड होती है वो ऊपर आ जाती है और जो पहले अपलोड हुई होती है वो नीचे चली जाती है। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में मत जाओ, तुम कहाँ जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाओ। प्लेलिस्ट में तुम देख लो कौन सी प्लेलिस्ट के आगे लिखा है क्रांति बैच 2.0, यहां लिखा है क्रांति बैच 2.0 ज्योग्राफी, यहां लिखा है क्रांति बैच 2.0 पॉलिटी, ये लिखा है क्रांति बैच 1.0। तो इसको ना भी पढ़ो तो चलेगा कि ये पिछले साल का है। तो भाई जहां पर भी 2.0 लिखा है तो समझ जाओ वो सब्जेक्ट चल रहा है, ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी धमाकेदार चल रही है। और ये दोनों चीजों की प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेक्चर नंबर 1 से तुम देख सकते हो 20 लेक्चर इसमें, 17 लेक्चर इसमें, 37 लेक्चर्स का कंटेंट अभी तक हो चुका है और ये सिलसिला दिसंबर तक चलता रहेगा। तुमको पूरा प्रीलिम्स 2026 पूरा हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर कवर करवाएंगे। तो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो ना साहब। आप देखिए मैं हर लेक्चर के ऊपर नंबरिंग डालता हूं। अब यार ये ज्योग्राफी का है तो यहां पर ज्योग्राफी के हिसाब से नंबरिंग चल रही है। आप ये देखो ये पॉलिटी का लेक्चर है, इसमें पॉलिटी के हिसाब से नंबरिंग चल रही है। ये हमने एक डेमो लेक्चर अपलोड किया, फ्लावर नहीं फायर है ये कोर्स, ये हमारे एमपीपीएससी मेंस कोर्स का एक डेमो लेक्चर है। तो इस पर थोड़ा ना मैं लेक्चर नंबरिंग डालूंगा। तो तुम्हारे लिए इतनी सुविधा दे रखी है, तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो कृपया करके इसका यूज करो साहब, है ना। और जब भी मैं कहता हूं कि जब भी तुम्हारे दिमाग में एमपीपीएससी का विचार आए तो किसका विचार आना चाहिए कि एकेएस को एक मौका देना है और अपनी पूरी मेंस और प्री की तैयारी करनी है। प्री की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। प्री की तैयारी कहां से करनी है? फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है क्रांति बैच 2.0 से। और मेंस की तैयारी के लिए सर ने बढ़िया धुआंधार कोर्स बनाया हुआ है जहां पर मेंस का एक एक कतरा कतरा है। जब आप ऐप इंस्टॉल करें तो वहां पर आपको 4600 का एक कूपन मिलेगा, उसे आप जरूर अप्लाई कर देना। और मेंस मैंने कहा है कि भाई मैं तुम्हें कितना भी प्रीलिम्स में मजबूत बना दूंगा ना, लेकिन अगर तुमने मेंस पढ़ के ही नहीं बैठे हो तो भाई मेरी सारी मेहनत खराब है आपको प्रीलिम्स पढ़ाने की, क्योंकि आपने मेंस में एकदम खोखली इमारत जो है खड़ी कर रखी है। तो ये काम आप प्लीज मत करिएगा, खुद को यूं इस तरह मत डुबाइएगा। करनी है तैयारी तो देखो भाई पूरी करो, और बिल्कुल नहीं करनी है तो पूरी छोड़ के कोई दूसरा काम करो। या तो घर का कोई व्यापार बिजनेस है वो करो, नहीं तो दूसरी जॉब ट्राई करो। क्योंकि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो यूपीएससी या स्टेट पीएससी, तो वहां पर आपको प्री और मेंस दोनों ही पढ़ना होता है साहब। ठीक है साहब, चल। तो ये अपना जो लेक्चर है, इससे पहले अपने जो पॉलिटी की सीरीज जो चल रही है उसमें काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि कितने 17 लेक्चर्स हो चुके होंगे, है ना, 17 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर 17 हो चुके हैं तो ये 18 नंबर का लेक्चर है। फिर इसके ऊपर नंबर आपको मिल ही गया होगा जब आपने वीडियो ओपन करी है तो। ठीक है, चलो। तो मैंने ना दोस्त आपको ना पार्लियामेंट टॉपिक जो है शुरू करवा चुका हूं ऑलरेडी, और इसके 2 लेक्चर आपको करवा चुका हूं एकदम धुआंधार तरीके से। और पिछले लेक्चर को आपने बहुत प्यार दिया और बहुत आप लोगों ने एंजॉय किया, और व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है वहां पर आपने बहुत अच्छी तारीफें भी करी, तो देख के मुझे सुकून मिला। और हाँ, कंटेंट शुरू कर रहा हूं। इससे पहले वीडियो तुम्हारे सामने है, आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक का बटन दबा देना है। उसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है, एक ही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं, लाइक का बटन आपको दबा देना है और हमारे मनोबल को यूं ही इस प्रकार बढ़ाते रहना है। तो दोस्तों आज मुझे यहां से शुरू करना है, और आज मैं आपको क्या शुरू करने वाला हूं, यहां पर राज्यसभा की संरचना, है ना, राज्यसभा की संरचना। तो बड़ी सिंपल सी बात है साहब, ये मैं आपको पहले भी बताया हुआ हूं कि राज्यसभा के अंदर जो अधिकतम सीट है वो कितनी है, ये 250 क्या है, मैक्सिमम सीट है ना, अधिकतम सीट। अब ये जो 250 सीट है, इसमें से जो 238 सीट हैं उन पर कौन आके बैठेगा, तो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि। और बाकी की 238 मतलब ये जो 238 सीट हमने यहां पे बताई है ना, इन 238 सीट पर राज्यों से भी यानी कि स्टेट्स से भी नेता लोग आएंगे, और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से भी नेता लोग आएंगे। एक बात क्लियर हुई। और 238 के अलावा जो बाकी की 12 सीट हैं,
इस पर जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो 12 लोगों को क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम सीट याद कर लो कितनी है, रिपीट करो मेरे साथ। मैक्सिमम सीट राज्यसभा में कितनी है, 250। इसमें से 238 सीट पर कौन आके बैठेगा, या तो स्टेट से कोई नेता आएगा, यानी कि राज्यों से चुन के कुछ नेता या प्रतिनिधि आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, प्लस उसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज में से भी कुछ लोग चुन के आएंगे, जो कि 238 में ही शामिल हैं। जो बाकी की 12 सीट बची उस पर 12 नॉमिनेटेड लोग बैठेंगे, मनोनीत सदस्य बैठेंगे, जिन्हें कौन बिठाएगा, प्रेसिडेंट साहब बिठाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं राज्यसभा की वर्तमान सदस्यता की बात करूं तो ये क्या है, ये टोटल था, और ये जो प्रेजेंट सदस्यता है वो कितनी है, तो वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें जो है दोस्तों भरी हुई हैं। 245 सीटों पर 229 वो लोग हैं जो राज्यों से चुन के आए हैं, यानी कि स्टेट्स। 4 वो लोग हैं जो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज से चुन के आए हैं, और बाकी 12 लोग नॉमिनेट हैं। तो यहां तो ये वाला जो 238 था, इसमें आपको ये पता नहीं चल रहा था कि स्टेट से कितने आए हैं इसमें और यूनियन टेरिटरी से कितने आए, क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड डेटा था। लेकिन अगर आप वर्तमान सदस्यता देखोगे तो क्लियरली पता चल जाएगा कि 245 टोटल बंदे बैठे हुए हैं, टोटल नेता बैठे हुए हैं राज्यसभा में। 229 आए हैं स्टेट में से, 4 आए हैं यूनियन टेरिटरी में से, और 12 हैं दोस्तों क्या, नॉमिनेटेड है ना। 12 क्या है, 12 नॉमिनेटेड हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत ही बहुमूल्य और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको यहां पर देखने को मिलेगा। वो क्या है, हमारे संविधान की 4थी अनुसूची, रट लो बढ़िया तरीके से, हमारे संविधान का 4th शेड्यूल 4थी अनुसूची में क्या लिखा है, 4थी अनुसूची में यह लिखा है कि राज्यसभा में सीटों को किस तरह से बांटना है, आवंटन करना है। राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन कैसे करना है, मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे करना है, किसे कितनी सीट देनी है, ये सारी बातें कहां लिखी हैं, 4थी अनुसूची 4th शेड्यूल में लिखी हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई, इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई, चलो बढ़िया, ओके। अब आगे दोस्तों अगर मैं देखूं तो यहां पर भी वही राज्यसभा वाला ही पॉइंट है, लेकिन यहां पर यह बताया गया है कि राज्यसभा में जो वर्तमान में राज्यों से जो प्रतिनिधि आके बैठे हैं, स्टेट्स से जो एमपीज, जो सांसद चुने गए हैं राज्यसभा में, उनको चुना कैसे जाता है ये आपको बताया जा रहा है। तो बड़े सिंपल सी बात है कि डिफरेंट स्टेट्स में से जो सांसद चुने जाते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में से, अलग अलग राज्यों में से जो सांसद चुने जाते हैं, सांसद कहां पर बिठाने के लिए चुने जा रहे हैं, राज्यसभा में बिठाने के लिए सांसदों को चुना जा रहा है। तो राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं उनको डायरेक्टली जनता वोट नहीं देती है। जनता केवल कौन से सांसद को डायरेक्टली वोट देती है, जो लोकसभा में बैठते हैं। परंतु राज्यसभा के अंदर जो सांसद बैठते हैं उनको डायरेक्टली वोट जनता के द्वारा नहीं दिया जाता। उन्हें वोट कौन देता है, उन्हें वोट देते हैं विधायक। कौन वोट देता है उन्हें वोट देते हैं विधायक। समझ में आया। और विधायकों को चूंकि हमने चुना है और हमारे ही द्वारा चुने गए विधायक राज्यसभा के अंदर बैठने वाले सांसदों को चुन रहे हैं, तो एक तरीके से ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि जनता तो वोट कर ही नहीं रही है कि नहीं बात। तो बड़ी सिंपल सी बात लिखी है कि जितने भी सांसद स्टेट में से चुने जाएंगे राज्यसभा में बिठाने के लिए, तो इन सभी सांसदों को किसने चुना होगा, उस राज्य के विधायकों ने चुना होगा, उस स्टेट के एमएलएज ने चुना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चुनने का तरीका क्या है, तो चुनने का तरीका दोस्तों यहां पर बताया गया है। यहां पर चुनने का तरीका बताया गया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी आगे समझाऊंगा कैसे काम करता है। हिंदी में कहते हैं एकल हस्तांतरणीय मत। यहां पर जो संक्रमणीय लिखा है तो यहां पर हम हस्तांतरणीय मत भी कह सकते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब आप कहोगे हे भगवान सर कितना बड़ा नाम है, अभी समझा दूंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा, अपनी ही स्टाइल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो एक बार नाम एक बार रट लो। सिंपल अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और हिंदी में कहेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो तकनीक का नाम है जिसके माध्यम से राज्यसभा में
राज्यों से सांसद चुने जाते हैं, स्टेट में से एमपीस चुने जाते हैं राज्यसभा में बिठाने के लिए। और इसी के साथ साथ हम एक और तकनीक का यूज करते हैं जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एसटीवी, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग एकल हस्तांतरणीय मत। ठीक है, तो तकनीक का नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इस तकनीक को हम यूज किस तरीके से करते हैं? तो वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत। इतना क्लियर हुआ? अभी टेंशन मत लो, अभी आगे सब समझाऊंगा मैं आपको। ओके, राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीट मिलेगी ये डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन पर। चूंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीट मिली हुई है? 31। त्रिपुरा में पॉपुलेशन कम है, इसीलिए त्रिपुरा को कितनी सीट मिली हुई है राज्यसभा में? केवल 1। ठीक है, परंतु दोस्तों अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। जैसे इंडिया में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे इंडिया में राज्यसभा होती है ऐसे ही अमेरिका में एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं सेनेट। तो अमेरिका के पास भी अपने अलग अलग स्टेट्स हैं। तो अमेरिका में क्या होता है कि हर स्टेट से कितनी भी पॉपुलेशन हो उस स्टेट में इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वहां पर हर स्टेट से 2 नेता चुने जाते हैं सेनेट में बिठाने के लिए। परंतु इंडिया में ऐसा नहीं है, जिस स्टेट की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से उतने ही ज्यादा राज्यसभा के नेता चुने जाते हैं। ठीक है, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर स्टेट को बराबर का दर्जा मिलता है और हर स्टेट की तरफ से 2 नेताओं को चुना जाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया जनसंख्या के अनुसार सीटें देता है, परंतु अमेरिका सभी स्टेट्स को बराबर की सीट देता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने जान लिया कि स्टेट्स में से कैसे राज्यसभा के नेताओं को चुना जाता है। अब समय है यह जानने का कि केंद्र शासित प्रदेशों में से, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में से राज्यसभा के नेता किस तरह से चुने जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज में से राज्यसभा के नेता किस तरह से चुने जाते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो तकनीक हम स्टेट्स में अप्लाई कर रहे थे वही तकनीक हम यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई करेंगे। तो तकनीक का नाम क्या है? तकनीक का नाम क्या है दोस्तों? तकनीक का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये टेक्निक का नाम है। ये टेक्निक का नाम है। टेक्निक का नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसे एसटीवी कहते हैं, ये टेक्निक को यूज करने का तरीका है। तो तकनीक का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये टेक्निक को यूज करने का तरीका है। ये टेक्निक को यूज करने का तरीका है। समझ में आई दोस्तों बात? समझ में आई दोस्तों बात? जैसे कि टेक्निक कहती है कि गुजिया का जो सांचा होता है उसमें मैदा डाल के और अंदर मावा डाल के गुजिया बनेगी। यह है टेक्निक। बट इस टेक्निक को यूज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई हो सकता है कि पहले उस पर चिकनाई लगाए, कोई हो सकता है कि गुजिया को सांचे से निकालने के बाद उसे किसी कपड़े वगैरह के नीचे रख दें, कोई हो सकता है कि गुजिया को सांचे से निकालने के बाद उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए, जमने के लिए फ्रिज में रख दे, उसके बाद तले। तो तकनीक है सांचे से गुजिया बनेगी। तो तकनीक तो सिंपल है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बट इस टेक्निक को यूज करने का जो तरीका है उसका नाम है एकल हस्तांतरणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इससे ज्यादा क्लियर और क्या ही बताऊं। ठीक है, तो इससे दोस्तों आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर मुझे राज्यसभा के अंदर नेता लोग बिठाने हैं तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं राज्यों से नेता चुनूंगा, है कि नहीं, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज में से नेता चुनूंगा। बट दोनों ही जगह जो नेता चुने जाएंगे वो किस तकनीक से चुने जाएंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और इस तकनीक का उपयोग कैसे होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत। और चाहे दोस्तों स्टेट में से नेता चुने जाएं राज्यसभा के लिए, और या यूनियन टेरिटरीज में से नेता चुने जाएं राज्यसभा के लिए, चुनेगा कौन? जनता डायरेक्ट नहीं चुनेगी, उस इलाके के विधायक चुनेंगे।
जैसे कि अगर मैं दिल्ली नामक एक यूनियन टेरिटरी की नाम बात कर लूं, दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। अगर मुझे दिल्ली में से सांसद चुनने हैं, यानी कि अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं सांसद को, अगर मुझे दिल्ली में से सांसद चुनने हैं, कहां बिठाने के लिए? राज्यसभा में बिठाने के लिए, तो दिल्ली के विधायकों को आके वोट करना पड़ेगा और दिल्ली से कुछ सांसदों को चुनना पड़ेगा ताकि वो जाके राज्यसभा में बैठ सकें। यानी कि राज्यसभा के अंदर बैठने वाले मेंबर्स को जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है, विधायक लोग चुनते हैं। आई होप कि आपको तगड़ी तरीके से क्लियर हो गया है, क्योंकि राज्यसभा को लेकर लोगों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि लोकसभा में सबको पता है कि डायरेक्टली जनता वोट देती है। अब दोस्तों यहां पर देखें, अब यहां पर एक बात को देखना है, आपको पता है कि इस देश के अंदर मात्र कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इसमें से केवल 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनकी ठीक ठाक जनसंख्या है, जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। इन 3 के अलावा कितनी बच गई? इन 3 के अलावा जो 5 यूनियन टेरिटरीज दोस्तों बच गई, इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या काफी कम है। और आपको पता है कि राज्यसभा के अंदर जो सीट मिलती है वो किसके आधार पर मिलती है? जनसंख्या के आधार पर मिलती है। और इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा कम है कि इनको राज्यसभा में कोई भी सीट प्राप्त नहीं हो पाई। तो केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास राज्यसभा में सीट है। एक है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी और तीसरा है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि दिल्ली के पास राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, पुडुचेरी के पास राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और जम्मू कश्मीर के पास राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। इस बात का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और बाकी जो बचे हुए 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जनसंख्या इतनी कम है कि उनके पास एक भी राज्यसभा में सीट नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम फाइनली बात कर लेते हैं उन 12 सदस्यों की जिनको राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। और इन 12 सदस्यों को जो नॉमिनेट किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? ये 12 सदस्य हो सकते हैं या तो कला के क्षेत्र में, आर्ट की फील्ड में बहुत तगड़े हों, लिटरेचर, साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा। तो 1, 2, 3 और 4 जगह अगर कोई व्यक्ति बड़ा ही फेमस है तो उसे जो है हम राज्यसभा के अंदर एक मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं। उसे कौन? प्रेसिडेंट उसे नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पर आप जान लीजिए, एक बात यहां पर आप जान लीजिए कि 12 लोगों को जो नॉमिनेट करके बिठाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि जो लोग बड़े ही कीमती होते हैं ना इस देश के लिए, तो भले ही वो चुनाव लड़े या ना लड़े, उनका हक बनता है कि उनको सरकार चलाने का एक मौका मिले, वो सरकार चलाने का एक हिस्सा बन सकें। ठीक है, तो ऐसे कीमती लोग जो ऑलरेडी अपनी छाप छोड़ चुके हैं इस देश के अलग अलग फील्ड में, तो ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, परंतु मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे इंडिया में राज्यसभा होती है ऐसे ही अमेरिका में क्या होता है? सेनेट होती है। तो अमेरिका की सेनेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लोग ऐसा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य का खेल नहीं खेलते हैं। मुझे सही लग रहा है वैसे अमेरिका का सेनेट वाला सिस्टम। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ना तो वो जनसंख्या को देखते, वो तो कहते हैं स्टेट छोटा हो या बड़ा, हम तो 2 नेता चुनेंगे हर स्टेट में से और उसको सेनेट के अंदर बिठाएंगे, और नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही वहां पर नहीं है। ठीक है, तो मुझे काफी पसंद आ रहा है एक वाला अमेरिका का सेनेट। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों लोकसभा की। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, लोकसभा के अंदर जो अधिकतम सीट है, लोकसभा के अंदर जो अधिकतम सीट हैं उनकी संख्या कितनी है? तो लोकसभा के अंदर अधिकतम सीटों की संख्या है 552। कितनी है? 552। लेकिन दोस्तों इसके अंदर 552 के अंदर ये जो 2 सदस्य होते थे, कौन सी कम्युनिटी के? आंग्ल भारतीय, अंग्रेजी में कहते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये कॉन्सेप्ट हटाया जा चुका है। आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये प्रश्न पूछा था कौन से अमेंडमेंट के तहत, आप लोगों ने कमेंट में जवाब दिया था।
मुझे अच्छा लगा देख के। 104 नंबर का संवैधानिक संशोधन जो कि 2019 में आया था, उसके तहत इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जब ये दो लोग हट गए तो आप बताइए मैक्सिमम सीट कितनी बची। जब ये दो लोग हट गए दोस्तों तो मैक्सिमम सीट बची मात्र कितनी, 550। अब इन 550 सीट में से, अब इन 550 सीट में से, अब इन 550 सीट में से, 550 सीट में से जो वर्तमान सदस्यता है, जो वर्तमान सदस्यता है यानी कि जो करंट मेंबरशिप है, जो वर्तमान सदस्यता है वो है दोस्तों 543। कितनी है, 543। पहले ये लोग वर्तमान सदस्यता को 545 कहते थे क्योंकि दो लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के शामिल मानते थे ये लोग, तो मैक्सिमम बोलते थे 552 और वर्तमान बोलते थे 545। लेकिन यहां से भी दो कम हो गए और यहां से भी दो कम हो गए, तो मैक्सिमम हो गया 550 और यहां हो गया 543। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ये 543 में से कौन कौन से लोग कहां कहां से आ रहे हैं ये जानना जो है बहुत ज्यादा हमको जरूरी है। अगर आप ध्यान पूर्वक यहां पर देखें तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये 543 में से कौन कौन से लोग कहां कहां से आ रहे हैं ये जान लो। लेकिन उससे पहले ये जो 550 मैक्सिमम सीट हैं ये किस किस को कितनी कितनी दी गई हैं वो भी आप समझ लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है ना, 530 आएंगे राज्यों से और 20 आएंगे यूनियन टेरिटरीज में से। तो ये मैं पूरा साफ कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो 530 आएंगे राज्यों से और 20 आएंगे यूनियन टेरिटरी में से। तो इन दोनों को मिलाकर जो मैक्सिमम सीट हो गई हैं दोस्तों, इन दोनों को मिलाकर जो मैक्सिमम सीट हो गई हैं अब वो कितनी हो गई हैं, 550। लेकिन अब आइए देखते हैं कि जो वर्तमान सदस्यता है वहां पर किस हिसाब से चीजों को बांटा गया है। ठीक है, तो ये तो सिस्टम हट गया ये वाला। अब वर्तमान सदस्यता देखते हैं, वर्तमान में सदस्यता क्या है लोकसभा की। तो वर्तमान में साहब मैंने आपको बताया था वर्तमान सदस्यता कितनी है, प्रेजेंट सदस्यता, वर्तमान सदस्यता यानी कि करंट मेंबरशिप कितनी है, तो 543। और 543 में से दोस्तों 530, 543 में से 530 कहां से आ रहे हैं, राज्यों से, और जो बाकी के बच गए कितना, 13, ये आ रहे हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सर एक प्रश्न हमारा आता है, एक प्रश्न हमारा आता है कि राज्यसभा में तो केवल 3 यूनियन टेरिटरीज थी जिनको जगह मिली हुई है राज्यसभा में। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में, यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि लोकसभा में हर यूनियन टेरिटरी के पास, लोकसभा में हर केंद्र शासित प्रदेश के पास, हर यूनियन टेरिटरीज के पास कुछ ना कुछ सीट हैं, कुछ ना कुछ सीट हैं। मतलब कोई भी यूनियन टेरिटरीज, टोटल यूनियन टेरिटरीज आप सभी को पता है इस देश में कितनी है, 8। तो 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज के पास कुछ ना कुछ सीट लोकसभा में है, भले एक ही क्यों ना हो। एक भी यूनियन टेरिटरी का जो खाता है लोकसभा के अंदर वो खाली नहीं है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लोकसभा के अंदर राज्यों से सांसद कैसे चुने जाते हैं। तो आपने ऊपर पढ़ा कि राज्यसभा के अंदर जो नेता बिठाए जाते हैं और जब हम उनको स्टेट्स में से चुनते हैं तो हम लोग कौन सी टेक्निक फॉलो करते थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और उस तकनीक का उपयोग कैसे करते थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत। बट यहां पर तकनीक दोस्तों अलग है ना, यहां पर तकनीक अलग है। यहां पर तकनीक अलग क्यों है मैं आपको बताता हूं। लोकसभा के अंदर जो तकनीक हम यूज करते हैं, लोकसभा के अंदर जो हम तकनीक यूज करते हैं उसका नाम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना। इसको वैसे तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है और जो फुल फॉर्म है केवल अंग्रेजी में ही है, बट मैं आपको अभी नीचे इसको समझाऊंगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अभी नीचे मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। नीचे मैं अभी कंपेयर करूंगा। बस बताने का जो मकसद है वो ये है कि राज्यसभा में
चुनने की जो तकनीक है वो अलग है और लोकसभा में चुनने की जो तकनीक है वो अलग है। अब यहां पर देखिए कि लोकसभा में क्या विधायक लोग चुनते हैं सांसदों को? जी नहीं, लोकसभा में विधायक लोग सांसदों को नहीं चुनते, लोकसभा में डायरेक्टली जनता ही सांसदों को चुनती है और वो लोकसभा में जाके सांसद लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, लोकसभा के चुनाव में अगर आपको वोट डालना है तो आपकी एज या तो 18 होनी चाहिए या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आपसे दोस्तों ये बहुत बहुमूल्य वो एक अमेंडमेंट पूछ सकता है। यहां पर संशोधन का नंबर क्या है? 61, 61वां संवैधानिक संशोधन, जो कि कब आया था? 1988 में दोस्तों। और इस संशोधन की बदौलत क्या हुआ था कि पहले जो वोट डालने की एज होती थी वो कितनी होती थी? 21 ईयर्स। तो 21 ईयर्स को कम करके एज कितनी कर दी गई? 18 साल। अब आप देखो कि 21 साल से कम उम्र का बच्चा भी वोट डाल सकता है। तो अचानक से जब ये अमेंडमेंट आया था तो अचानक से देश में वोट डालने वालों की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि अब केवल 21 साल से वोट डालने की कहानी शुरू नहीं होगी, अब 18 साल से ही वोट डालने की कहानी दोस्तों शुरू हो जाएगी। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो याद रखिएगा 61वां संवैधानिक संशोधन कब आया? 1988 में। ठीक है, अच्छा देखिए, जो तरीका स्टेट्स में फॉलो होता है वही तरीका यूनियन टेरिटरीज में फॉलो होता है। स्टेट में किस तरीके से चुना जाता है लोकसभा के सांसद को? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यही तकनीक का नाम था। और यूनियन टेरिटरी में भी इसी तकनीक से चुना जाता है। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था दोस्तों, 1965 का एक्ट था। और ये 1965 का एक्ट अलग से क्रिएट किया गया था। इसको अलग से सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाया गया था। 1965 के एक्ट को अलग से सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाया गया था। इसको अलग से सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाया गया था ताकि हमें यूनियन टेरिटरीज में से लोकसभा के मेंबर्स को कैसे चुनना है या कैसे इलेक्ट करना है, ये डिसाइड किया जा सके। और डिसाइड क्या किया? डिसाइड वही किया कि भाई जैसे तुम स्टेट्स में से जनता वोट डाल के चुन रही है, ऐसे ही यूनियन टेरिटरीज में से भी हम लोग इसी प्रकार से जो है चुनेंगे। ठीक है, और यहां पर आप देखें पार्लियामेंट को यह शक्ति दी गई है कि वो जब चाहे तरीका बदल सकते हैं। क्या तरीका? यूनियन टेरिटरीज में से लोकसभा के मेंबर्स को चुनने का तरीका। यूनियन टेरिटरीज में से लोकसभा के सदस्य को निर्वाचित करने का, इलेक्ट करने का तरीका। लोकसभा में से क्या कह रहा था मैं? यूनियन टेरिटरीज में से लोकसभा के मेंबर्स को निर्वाचित करने का जो तरीका है उसे पार्लियामेंट चाहे जब चाहे बदल सकती है, लेकिन फिलहाल वही तरीका फॉलो हो रहा है जो राज्यों में फॉलो होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पर लिखा गया है। तो अलग से ये एक्ट बनाया गया है। एक्ट का नाम बड़ा ही सिंपल सा है। 1965 में एक अधिनियम बनाया गया जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष चुनाव के लिए क्या हम नीति का पालन करें, डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। तो ये एक्ट 1965 में आया था, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, और देखिए प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा यूटीज में से लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। सिंपल तरीका, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है साहब, दिक्कत की बात ही नहीं है कोई भी। नॉमिनेटेड मेंबर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया लोकसभा में से, है ना। पहले कितने नॉमिनेट मेंबर होते थे? 2 मेंबर होते थे। कौन से समुदाय से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर आपको नहीं पता ना कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, आंग्ल भारतीय समाज क्या होता है, तो जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में आए थे तो उनसे भारत के काफी सारे लोगों ने शादी करी।
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिटिशर्स की कुछ महिलाओं से यहाँ के पुरुषों ने शादी करी है, वहां के पुरुषों ने यहाँ की महिलाओं से शादी करी। तो ब्रिटिशर्स के और इंडियंस के जो बच्चे हुए उनको कहा गया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो का मतलब अंग्रेज, इंडियन का मतलब भारतीय, और अंग्रेज और भारतीयों के बच्चे। अब चूंकि इनकी जनसंख्या कम थी जब देश आजाद हुआ, तो संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने फैसला लिया कि ऐसे लोगों की चूंकि संख्या इतनी कम है तो इनको एक जगह देनी चाहिए कुछ सालों तक, ताकि इनका भी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इनका प्रतिनिधित्व है, वो हो सके। तो शुरुआत में दोस्तों फैसला क्या किया गया कि 1960 तक हम 2 मेंबर्स को इस समाज से जो है लोकसभा के अंदर नॉमिनेट करेंगे। बट फिर उसके बाद क्या हुआ, 1960 तक पहले डिसाइड किया गया, लेकिन फिर इस कहानी को कहां तक खींच दिया गया, 2020 तक। और 2020 तक इसको किसने खिंचवाया, तो एक अमेंडमेंट किया गया 95 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि कब आया, जो आया 2009 में। और इस अमेंडमेंट ने क्या किया, जो चीज 1960 तक तय की गई थी उसको बढ़ा के कहां तक कर दिया, 2020 तक कर दिया। और फाइनली 2020 में इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया, जिसके लिए 104 नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम पास किया गया 2019 में। तो 2019 में संशोधन किया गया और 2020 की जनवरी से इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। ठीक है, याद हो जाएगा दोस्तों इतना। चलो, बस वो आपसे फैक्ट में यही पूछेगा कि शुरू में केवल कब तक था, 1960, और बाद में उसको बढ़ा के कहां तक कर दिया, 2020 तक। और 2020 को जब बढ़ाया गया, 2020 तक जब बढ़ाया गया, तो कौन से अमेंडमेंट ने बढ़ाया, तो 95 नंबर का अमेंडमेंट था, जो कि 2009 में किया गया था। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों देखो, अब आ गया सिस्टम, यहां पर 2 सिस्टम आ गए। कौन सा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। वैसे पता है इसका हिंदी में कोई ट्रांसलेशन होता नहीं है, हिंदी में भी इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, लेकिन मैंने इसका हिंदी में एक ऐसा अनुवाद कर दिया है कि व्यक्ति मात्र पढ़ने से ही समझ जाएगा। इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम वाला भी ये पढ़ के नहीं समझ पाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले ने ये पढ़ लिया तो समझ जाएगा। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, यानी कि जो व्यक्ति सर्वाधिक मत, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स हासिल कर लेगा, उसको सिंपल हम जीता हुआ घोषित कर देंगे। तो ये टेक्निक कहां फॉलो होती है, लोकसभा के चुनाव में और स्टेट लेवल पर विधानसभा के चुनाव में। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली जो सिस्टम है, वो कहां यूज होती है, तो वो देखो राज्यसभा के चुनावों में यूज होती है, वो प्रेसिडेंट के चुनावों में यूज होती है, वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी यूज होती है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर दोस्तों हम सभी को देखना है, यहां पर हम सभी को देखना है, बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है कि जब भी आप राज्यसभा के अंदर सदस्यों का चुनाव करोगे, मेंबर्स को वहां पर बिठाओगे, तो आपको कौन सी तकनीक से गुजरना पड़ेगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपको लोकसभा के अंदर नेताओं को चुन के बिठाना है, तो आपको कौन सी तकनीक का यूज करना पड़ेगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आई होप कि इतना बहुत तगड़ी तरीके से आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनको कंपेयर करना है ना, अब हमको इनको कंपेयर करना है। जैसे कि मैं आपको ना सिंपल उसका एग्जाम्पल पे लेके चलूं, पहले मैं एग्जाम्पल पे लेके चलता हूं आपको, है ना, सीधे एग्जाम्पल से दिखा दूंगा तो बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बनाया, इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं YouTube के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं या अपने मेंस के ऑनलाइन कोर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि भाई किसी व्यक्ति ने पैसा खर्च किया है मेंस के ऑनलाइन कोर्स में, तो मैं उनके लिए ज़्यादा मेहनत करूं और YouTube पे मैं यूं ही पढ़ा दूं। ऐसी मेरी फितरत रहती नहीं है, बिकॉज इंसान की फितरत बदलती नहीं है। मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। अगर मुझे पूरा प्रीलिम्स यूट्यूब पर फ्री पढ़ाना है, पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। पूरा मेंस मुझे अपने कोर्स में पढ़ाना है, पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा। और वो मेरी शिद्दत आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में। लक्ष्मीकांत उठा लो, कोई भी दुनिया की किताब आप उठा लो, आपको ये एग्जाम्पल किसी किताब में मिल जाए, मुझे आके दिखा देना। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आज आप प्रैक्टिकलिटी के साथ इसको समझोगे, और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे लोगों को चुना जाता है ना। लोकसभा चुनाव में काम आता है, लोकसभा चुनाव में यूज किया जाता है। बार बार मैं पता है मैं रिपीटिशन बहुत करता हूं, एक चीज को कई बार दोहराता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर
टीचर 1 मिनट की जगह 2 मिनट ले लेगा, लेकिन चीज को 3 से 4 बार रिपीट कर देगा ना, तो विद्यार्थी के दिमाग में हमेशा के लिए वो चीज क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों मान के चलो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस लेक्चर देख के आए हो तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। हमारा पूरा इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सारे के सारे कितने निर्वाचन क्षेत्र में, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटे हुए हैं? 543। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक बंदा चुना जाता है, इसीलिए तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से टोटल कितने बंदे चुने जाते हैं? 543 बंदे चुने जाते हैं, और इनको जाके कहां बिठा दिया जाता है? लोकसभा में बिठा दिया जाता है। उम्मीद करता हूं क्लियर है, ठीक है। तो आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर निर्वाचन क्षेत्र से आपको कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? एक ही बंदा आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो मान के चलो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसी स्टेट में, वहां पर 3 लोग खड़े हुए हैं चुनाव के लिए, ए, बी और सी। टोटल वोट देने वालों की संख्या कितनी है? 100 में से 40 लोगों ने वोट दिया ए को, 100 में से 35 लोगों ने वोट दिया बी को, 100 में से 25 लोगों ने वोट दिया किसे? सी को। अगर आप बी और सी का कंबाइन गिनोगे तो बी और सी को कंबाइन कितने वोट मिले हैं? 60%। और बाकी के जो बचे हुए वोट मिले हैं वो मिले हैं किसे? ए को, यानी कि 40%। तो आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि साहब ना तो इसको 50% से ज्यादा मिले, 100 लोगों ने वोट दिया है तो 50% से ज्यादा क्या हो गया? 50 + 1 51। ना तो इसे मिला 50% से ज्यादा, ना इसे मिला 50% से ज्यादा, और ना इसे मिला 50% से ज्यादा। तो यहां पर वो वाला सिस्टम लागू नहीं होता। यहां पर सिंपल पता है क्या लागू होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब जो फिनिश लाइन को पहले पार कर गया उसे हम जीता घोषित कर देंगे। और यहां पर अगर आप देखो, जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे वो क्या हो जाएगा? डिक्लेयर विनर हो जाएगा। सबसे ज्यादा वोट, यहां क्या देखा जाता है? सबसे ज्यादा वोट देखे जाते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि सर जब हम लोकसभा के अंदर कोई भी पार्टी जब अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उनको तो सरकार बनाने के लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं ना, हमने तो ये पढ़ा है। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहां पर मैं अभी केवल एक निर्वाचन क्षेत्र, केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर बात कर रहा हूं, और जो तुम बात कर रहे हो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, वो जब इंडिया की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के चुनाव पूरे हो जाते हैं और सेंट्रल लेवल पर सरकार बनाने की बात आती है, तब फिर जाके देखा जाता है कि किस पार्टी के पास लोकसभा की 50% से ज्यादा सीट्स हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो सेंट्रल लेवल पर सरकार बनाते वक्त देखा जाता है कि पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीट होंगी, तभी उस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पर, सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर सिर्फ इतना देखते हैं कि जितने भी मेंबर वहां पर चुनाव के लिए खड़े हुए हैं उसमें से जिसको भी ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेता घोषित कर दिया जाएगा, सांसद घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो, तो सिंपल हो गया। अब यहां पर दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये है कि ये 60% वोट्स क्या हो जाएंगे? ये 60% वोट्स जो है दोस्तों वेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेस्ट। तो अपने नोट्स में, अपने रजिस्टर में लिख लेना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो जीत गया केवल वही वोट्स काम के आए, और जो हार गए वो सारे वोट्स दोस्तों क्या हो गए? वेस्ट हो गए। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी चीज सुनना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में उस इलाके में जो समाज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में होता है वही अपने कैंडिडेट को जिता देता है। मान के चलिए ये जो 40 वोट मिले हैं ना, ये उस समाज से मिले हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, और ये जो 35 और 25 रह गए हैं ये माइनॉरिटी वाले लोग हैं, यानी कि अल्पसंख्यक, जिनकी पॉपुलेशन कम थी। क्योंकि यहां पर हम तो सिंपल ये देख रहे हैं ना, जिसको वोट ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। तो सीधी सी बात है यार, अगर किसी इलाके में जैन की संख्या बहुत कम है, किसकी? जैन की, तो जैन वाले लोग कभी जीत ही नहीं पाएंगे। क्योंकि, और मान के चलो उस इलाके में, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ऐसा कुछ ऊपर नीचे मत मानना, उस इलाके में मान के चलो कि कोई यादव है ना, और यादवों की पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा है, तो सारे यादव मिलके अपने एक कैंडिडेट को जिता देंगे।
तो इस सिस्टम की एक दूसरी समस्या पता है क्या है, कि जो बहुसंख्यक है, जिनकी मेजॉरिटी है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, हमेशा वही वाला कैंडिडेट जीत जाता है, और जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, उनका कैंडिडेट कभी जीत नहीं पाता, क्योंकि उनकी जनसंख्या क्या है, बहुत कम है। अब वो डिपेंड करता है उस कैंडिडेट पर। अगर कैंडिडेट बड़ा तगड़ा है तो वो हो सकता है कि वो अपनी माइनॉरिटी से भी वोट ले ले और वो मेजॉरिटी वाले लोगों से भी वोट ले ले। वो डिपेंड करता है फिर कैंडिडेट के ऊपर, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, अक्सर वही लोग अपने वाले कैंडिडेट को जिता देते हैं। तो ये इसका दूसरा समस्या है। और पहली समस्या क्या है कि जो नहीं जीत पाए उनके वोट्स क्या हो जाते हैं, उनके वोट्स जो है यहां पर वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो गया। लेकिन अगर तुम दूसरी ओर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझोगे, दोस्तों याद रखना, मैं अभी आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूं। मैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत वाला जो सिस्टम होता है, वो मैं अभी आपको यहां पर नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है अनुपात में, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से। यहां पर दोस्तों देखिए, वोट देने वाले कितने लोग हैं, 100, और टोटल कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अभी आप रुक जाना, अभी आप कहोगे सर पिछले एग्जाम्पल में जहां पर आपने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बताया, वहां पर तो आपने एग्जाम्पल में एक सीट का एग्जाम्पल लिया कि एक सीट पर चुनाव हो रहा है, तो वहां पर ए जीत गया था, उसको ज्यादा वोट मिले थे। तो यहां पर आप 10 सीट का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो? तो एक लिख लेना इस बात को। अगर मुझे आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिर्फ ये समझाना है, तो ये एक सीट पर काम नहीं करती। ये तकनीक समझ में आ रही है बात? ये सिर्फ ये तकनीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की तकनीक, सिर्फ एक सीट पर काम नहीं करती। अगर आपको एक सीट पर चुनाव करवाना है और आपको इस तकनीक से करवाना है, तो अकेले इस तकनीक से तो नहीं करवा पाओगे, लिख लेना इस बात को। अगर आपको एक सीट पे चुनाव करवाना है और इसी तकनीक का यूज आप करना चाहते हो, तो फिर इसके साथ साथ आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर मुझे एक सीट भरनी है, और वो भी कौन से मेथड से भरनी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, तो सिर्फ इससे तो अकेले नहीं भर पाऊंगा, तो इसके साथ मुझे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत वाली टेक्निक को जोड़ना पड़ेगा, तभी मैं एक सीट पर चुनाव करके उस सीट को भरवा सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा सीट है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, तो फिर मैं वहां पर कौन सा सिस्टम यूज कर सकता हूं, सिर्फ ये वाला सिस्टम यूज कर सकता हूं। तो पहले मैं समझाऊंगा तुमको सिर्फ इतना, और फिर ये प्लस ये दोनों साथ में समझाऊंगा। पहले हम सिर्फ दोस्तों इसको समझते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मजे आ रहे हैं? तो ये जो बारीकियां होती हैं किताबों में नहीं होती, और 99% टीचर इसको स्किप करवाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसको समझाने में कष्ट बहुत है, इसको समझाने में एक्सप्लेनेशन बहुत है, और आज की दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जिसको ज्यादातर लोग आसानी से देख लें। अगर आप इतना डिटेल में कंटेंट बनाओगे तो केवल सीरियस व्यक्ति देखेगा, और मैं सच में चाहता हूं कि हमारे चैनल पर केवल सीरियस कैंडिडेट ही टिके, क्योंकि मुझे उन्हीं के साथ बहुत मजा आ रहा है, सच बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए, जिंदगी में लोग कम हो लेकिन क्वालिटी वाले हैं, आप भी मैं समझता हूं इस बात पे यकीन करते होगे। तो आइए सिर्फ इस तकनीक को हम लोग समझते हैं। और हमको कितनी सीट भरनी है? हमको दोस्तों 10 सीट भरनी है, और 10 सीटों पर भरने के लिए हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं, ए, बी और सी, और टोटल वोट देने वाले कितने हैं, 100 वोटर। तो यहां पर अब हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे। मान के चलिए 100 में से 40% लोगों ने ए को वोट दिया। पढ़ना सीख गए, टेबल कैसे पढ़नी है। 100 में से 40% लोगों ने ए को वोट दिया, 100 में से 35% लोगों ने बी को वोट दिया, 100 में से 25% लोगों ने सी को वोट दिया। सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज मिल गया। अब जितना परसेंट वोट इनको मिला है, उतनी परसेंट सीट हम इनको दे देंगे। अगर टोटल सीट है 10 और किसी व्यक्ति को 40% वोट मिले, तो इसका मतलब इसको 10 का 40% यानी कि 4 सीट दे दो।
अगर टोटल सीट है 10 और किसी व्यक्ति को 35% वोट मिले हैं तो इसका आप 35% निकाल के लगभग 3% वोट, 3 सीट आप इसे दे दो। अगर किसी को 25% वोट मिले हैं तो 10 सीट का लगभग 25% निकाल के आप उसको भी कितनी वोट दे दो, 3 वोट दे दो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, अभी पॉइंट पॉइंट का खेल आप मत देखना, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या हुई कि 100 के 100 लोगों के जो वोट हैं वो पूरी तरीके से यूज हो गए और उसी वोट की प्रतिशत के हिसाब से तीनों ही कैंडिडेट को कुछ ना कुछ सीट जो है यहां पर प्राप्त हो गई। इतनी बात समझ में आई। तो इसमें अधिकतर दोस्तों क्या होता है, इसमें अधिकतर क्या होता है, वोट्स कम वेस्ट होते हैं। वोट्स क्या होते हैं, वोट्स कम वेस्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में तो जो भी कैंडिडेट हार गए तो उन हारे हुए कैंडिडेटों को जिन्होंने भी वोट दिया होगा वो सारे वोट वेस्ट हो जाते हैं। और मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि वोट वेस्ट होते ही नहीं है, मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि वोट कम वेस्ट होते हैं। अब वोट कैसे वेस्ट हो सकते हैं, एक बार बताओ। 100 वोटर में से मान के चलो 40% ने इसको वोट दिया और 60% ने इसको वोट दिया, मान के चलो तुम, ठीक है। तो 40% इसके पास आ गया, 60% इसके पास आ गया, 100% खर्च हो गया। मतलब सी वाले कैंडिडेट को 0% वोट मिले। आप मेरी बात समझना, सी वाले कैंडिडेट को 0% वोट मिले, मतलब इसको किसी ने वोट दिया ही नहीं। तो मतलब ये जो सी वाला कैंडिडेट है इसे कोई सीट भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं दोस्तों, यहां पर वोट कम वेस्ट नहीं, यहां पर वोट वेस्ट होते ही नहीं है, वोट वेस्ट होते ही नहीं है। कैसे वोट वेस्ट होगा आप बताओ, नहीं हो रहा ना वोट वेस्ट। अगर किसी व्यक्ति ने इसको वोट दिया ही नहीं है 0%, तो इसको सीट भी नहीं मिलेगी, और इसको सीट भी नहीं मिलेगी, इसको वोट भी नहीं मिला, तो वेस्ट क्या हो रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा। 60% लोगों ने इसे वोट दिया, इसको 10 में से 6 सीट मिल जाएंगी। 40% लोगों ने इसे वोट दिया, इसे 4 सीट मिल गई। तो सारे वोट का यूज भी हो गया और सारे वोट के अनुसार जो है सीट भी मिल गई। तो यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वोट वेस्ट होते ही नहीं है, सारे वोट उपयोग में आ जाते हैं, 0 वेस्टेज। डिफरेंस क्लियर हो गया, पक्की बात, बहुत बढ़िया। चलो साहब, अब मुझे तुम्हें क्या समझाना था, अब मुझे तुम्हें समझाना था क्या समझाना था, वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को कंबाइन करना था ना मुझे। हाँ, ये देख लो यहां पर, आप ये देख लो, यहां पे लिखा हुआ है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपने अभी एग्जाम्पल के साथ पढ़ा, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और ये सिस्टम कहां यूज होता है साहब, ये सिस्टम यूज होता है इंडिया में। अब एक बहुत बहुमूल्य चीज बता रहा हूं, भारत के कौन कौन से चुनाव में यूज होता है। देखो, इंडिया में राज्यसभा का चुनाव अभी हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर यही यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, शॉर्ट फॉर्म इसका ये है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल हस्तांतरणीय मत, ऐसे भी कहते हैं एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, हिंदी में नाम थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। और काय में यूज होता है, राज्यसभा की तरह दोस्तों स्टेट के पास क्या होती हैं, राज्यसभा की तरह स्टेट के पास क्या होती हैं, विधान परिषद होती हैं, वहां पर भी यही सिस्टम यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और कहां यूज होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में भी यही यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी यही यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपसे पूछ ले तो याद रखना, राज्यसभा, अलग अलग स्टेट्स की विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट का चुनाव और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, ये चारों चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का उपयोग होता है। इज इट क्लियर, इज इट परफेक्टली क्लियर। अगर आप आज इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो प्रेसिडेंट चैप्टर में जाके समझना पड़ता। अभी से समझ के बैठोगे तो मैं तभी तो पार्लियामेंट शुरू करता हूं, पार्लियामेंट में 10-20 लेक्चर पढ़ाता हूं बढ़िया खींच के, उसके बाद सब आसान हो जाता है, सब कुछ आसान हो जाता है, हर चीज ऐसा लगता है कि हमने पढ़ी है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं सूची प्रणाली यानी कि लिस्ट सिस्टम, परंतु ये भारत में उपयोग नहीं होता तो इसीलिए हम इसको नहीं
पढ़ेंगे। पक्की बात है, क्लियर है? चल बढ़िया, ये भी हमने समझ लिया। अब मुझे आपको ये समझाना था कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि ये प्लस ये, अगर दोनों ये आ गया तो क्या होगा? तो देखो, मान के चलो चुनाव में 3 लोग खड़े हुए हैं, ए बी सी, ठीक है। वोट देने वाले कितने हैं, मतदाता कितने हैं? तो मतदाता हैं साहब अपने 100 मतदाता हैं, 100 वोटर्स। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी प्रेफरेंस सेट करते हैं ना, ये अपनी प्रेफरेंस सेट करते हैं। ये अपनी प्रेफरेंस को हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं? प्राथमिकता। ये अपनी प्रेफरेंस सेट करते हैं, यानी कि इन 100 के 100 वोटर्स को सिर्फ ये नहीं बताना कि ये किसे चुनाव जिताना चाहते हैं, इनको प्राथमिकता देनी है। कैसे? ये प्राथमिकता कैसे देंगे कि पहली प्राथमिकता पे ये ए को जिताना चाहते हैं, पहली प्राथमिकता पे बी को जिताना चाहते हैं, पहली प्राथमिकता पे सी को जिताना चाहते हैं। ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर हुई? और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस तकनीक का उपयोग कर रहे हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप एक सीट के लिए भी चुनाव करवा सकते हो। और मान के चलो मैं प्रेसिडेंट की एक सीट के लिए चुनाव करवा रहा हूं, ठीक है, और प्रेसिडेंट की एक सीट के चुनाव के लिए 3 बंदे खड़े हुए हैं। तो मान के चलते हैं पहली प्राथमिकता पर ए को कितने लोगों ने रखा? 40 लोगों ने रखा। क्या इतना समझ में आया? 100 में से कितने लोगों ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ए को दी? 40 लोगों ने, ठीक है। उसके बाद 35 लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस किसे दी? बी को। और बचे हुए 25 लोगों ने अपनी पहली प्राथमिकता किसे दी? सी को। तो ये हमारा राउंड नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और यहां पर हमने देख लिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से किसको कितने वोट मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और याद रखना है कि अगर आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसे जीतना है तो आपको 50% से ज्यादा वोट हासिल करने पड़ेंगे। इसे जीतना है तो 50% से ज्यादा वोट हासिल करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की तरह नहीं है, हासिल करने होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? और मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की तरह नहीं है कि जिसको ज्यादा मिल गए बस वो जीत गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता था कि जिसको ज्यादा मिल गए वो जीत गया, बाकी लोग क्या हो गए? वेस्ट हो गए। लेकिन हमको यहां पे वेस्ट करना नहीं है, एक वोट भी वेस्ट नहीं करना और प्राथमिकता के हिसाब से काम करना है। तो यहां पर हम ये फॉलो ही नहीं कर सकते कि जिसको ज्यादा मिल गए वो जीत जाएगा। नहीं, अगर आपको इस तकनीक से चुनाव जीतना है तो आपको टोटल वोट का 50% से ज्यादा जीतना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आ गई? मैंने लिख दिया क्लियरली। इसके अनुसार जीतना है तो 50% से ज्यादा वोट हासिल करने होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की तरह नहीं है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की तरह नहीं है। समझ में आ गई कहानी? पक्की बात? अब देखो, अब मुझे बताओ, जब राउंड नंबर 1 कंप्लीट हुआ और पहली प्राथमिकता के हिसाब से देखा तो यहां पर ना तो 100 में से 50% प्लस 1 ये तभी जीत पाएगा, तो ना तो इसने हासिल किया 50% प्लस 1, ना इसने किया ना इसने किया। इतनी बात क्लियर हुई? तो राउंड 1 के एंड पर यह देखा जाएगा कि किसे कम वोट मिले हैं। तो सबसे कम वोट किसे मिले हैं? 25 को। तो ये गेम से क्या हो गया? बाहर हो गया। अब आप कहोगे सर इसके 25 वोट वेस्ट हो गए क्या? अरे भाई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोई भी तरीका हो, वोट वेस्ट नहीं होगा। अब क्या होगा? अब सेकंड राउंड देखा जाएगा दोस्तों। क्या देखा जाएगा? अब सेकंड राउंड यानी कि सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, है ना। सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, या फिर मैं इसको बोल देता हूं सेकंड राउंड देखेंगे ना। सेकंड राउंड नहीं, सेकंड राउंड क्यों बोल रहा हूं, सेकंड प्रेफरेंस ही बोल देता हूं ना। सेकंड प्रेफरेंस। अब दूसरी प्राथमिकता देखी जाएगी, ठीक है। दूसरी प्राथमिकता किसकी देखी जाएगी? अब इन 25 वोटों, अब ये जो 25 लोग हैं ना, इन 25 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। अब ये 25 लोगों ने वोट दिया था तो मैं उसी को कह रहा हूं,
कि इन 25 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। इन 25 लोगों की दूसरी प्राथमिकता यानी कि सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, क्योंकि हम इनको भगा तो सकते नहीं है कि भाई तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जो बंदा था वो तो पहले राउंड में क्या हो गया, बाहर हो गया, क्योंकि उसको सबसे कम वोट मिले थे। तो ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे वोट को काउंट नहीं करेंगे, हम बस ये कह रहे हैं कि अब हम ये देखेंगे कि तुम लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस पे किसको रखा था। सीधी सी बात है। तो इन 25 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। इन 25 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, सिंपल सी बात है। और सेकंड प्रेफरेंस पे हम बड़ा सिंपल तरीका देखेंगे। देखो, ये ए को कितने मिले थे, ए को 40 मिले थे, तो 40 लिख दो। इसको 35 मिले थे, 35 को 35 लिख दो। यहां पर कोई लफड़ा नहीं है। अभी हमको ये देखना है कि इन 25 लोगों ने अपनी दूसरी प्राथमिकता पे किसको रखा था। तो मान के चलो 25 में से 12 लोगों ने अपनी दूसरी प्राथमिकता पर ए को रखा, और इस 25 में से 13 लोगों ने अपनी दूसरी प्राथमिकता पर किसको रखा, बी को रखा। वापस सुनिएगा, जो 25 वोट अब किसी काम के नहीं रहे, हम उन 25 वोटों की दूसरी प्राथमिकता देख रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जिसने वोट दिया है उसने प्रेफरेंस दी है तीनों कैंडिडेट को। तो जिन लोगों के वोट सबसे पहले बेकार हो रहे हैं, हम उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे। और सेकंड प्रेफरेंस पे इन 25 में से 12 लोग चाहते थे सेकंड प्रेफरेंस पर ए को, और इन 25 में से 13 लोग सेकंड प्रेफरेंस पे चाहते थे किसे, बी को। अब आप देखो 40 प्लस 12, अब इसके पास कितने वोट हो गए, 52। और 35 प्लस 13, इसके पास कितने वोट हो गए, 48। थर्ड राउंड में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड राउंड के एंड में ही हमको 50% से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव कौन जीत गया, प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गया ए। समझ में आ गई बात। और अगर दोस्तों सेकंड राउंड से भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता, अगर सेकंड राउंड से भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता, तो फिर हम थर्ड राउंड में जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम सेकंड राउंड में ही पूरा खेल खत्म हो जाता है। पक्की बात, ठीक है। तो 52 इसको मिल गए, और इस तकनीक के माध्यम से आपको पता ही था कि 50% से ज्यादा वोट जो जीतेगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो यहां पर ए को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। बताइए, घरदा हुआ, मजा आया, बहुत बढ़िया बात। तो आपने सिर्फ FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम सीख लिया, जो कि सबसे इजी था। ज्यादा वोट हासिल करो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से चुनाव जीत जाओ। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने 50% से ज्यादा जीते हैं या नहीं, बस तुम ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर लो दूसरों की तुलना में, तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट जीत जाओगे, चुनाव जीत जाओगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अलग से समझा दिया था मैंने आपको, और यह तकनीक सिर्फ और सिर्फ एक से ज्यादा सीट पे काम करती है। और अगर एक सीट पे काम करवानी है तो इसके साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को भी जोड़ना पड़ेगा। बहुत बारीक बारीक बातें हैं दोस्तों, बहुत बारीक बारीक बातें हैं। और ये बात मैंने, ये कंफ्यूजन मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था। कौन सा वाला, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यहां पर क्या हो रही है बात, देखना। सर आप बता रहे हो कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अगर कोई व्यक्ति 50% वोट ना भी जीत पाए, लेकिन दूसरों से ज्यादा वोट उसे मिल जाएं, तो उसको हम विनर मानते हैं। मैंने कहा था ऐसा, लेकिन यह बात मैंने सिर्फ कहां कही थी, मैंने यह कही थी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पे, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पे मैंने ये बात कही थी कि 50% वोट हासिल ना भी करो या उससे ज्यादा वोट हासिल ना भी करो, दूसरों की तुलना में ज्यादा हासिल कर लो, अपनी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत पाओगे। पर हमने तो देखा है कि जब तक कोई पार्टी 50% से ज्यादा सीट नहीं जीतती है, तब तक वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाती। तो यह बात भी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट यह बात, ये कहां देखा जाता है, ये सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर जब तुमको सरकार बनानी होती है, केंद्रीय स्तर पर जब किसी पार्टी को सरकार बनानी होती है, ये सिर्फ वहां देखा जाता है। दोनों बातें अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, फिर से मैंने रिपीट कर दिया। स्पष्टीकरण नंबर 1, दूसरों से ज्यादा वोट जीतने वाली बात, भले ही 50% से कम वोट हो,
यह बात कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर लागू होती है, और निर्वाचन क्षेत्र मतलब स्टेट लेवल की बात हो रही है, क्योंकि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी निर्वाचन क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा होता है। लेकिन स्पष्टीकरण नंबर 2, सरकार बनाने के लिए 50% से ज्यादा सीट जीतने वाली जो बात है वो सेंट्रल लेवल पर देखी जाती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर। अब यार इससे ज्यादा मैं कौन सा ही स्पष्टीकरण तुमको दे दूं, चाहे वो FPTP हो, क्योंकि ये सब बातें पता है व्यक्ति दिमाग में सोचता नहीं है, जीवन भर के लिए उसके मन में डाउट रह जाता है। ये टीचर को खरोद खरोद के निकलवानी पड़ती है और बोलनी पड़ती है एस्पिरेंट को कि भाई तुम सोचो, इस लेवल पर सोचोगे नहीं तो एग्जाम में जाके फंस जाओगे। लेक्चर के दौरान सब समझ में आता है, लेकिन जब आंसर राइटिंग करनी पड़ जाए तो तेल निकल जाता है, और अगर वहां पर तेल निकलने से बचाना है तो अपना पूरे दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा दो। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा या नहीं आएगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सामने से तुमको डाउट लाके दूंगा और फिर तुमको सॉल्व भी करके मैं दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैं समझता हूं कि आज मुझे यहां ये जो लेक्चर है उसको एंड करना पड़ेगा, लेकिन लेक्चर एंड करने से पहले एक बात और जान लो। यहां पर 2 शब्द होते हैं दोस्तों, हिंदी वाला व्यक्ति एक शब्द जानता है गठबंधन, लेकिन गठबंधन 2 तरह के होते हैं। गठबंधन 2 तरह के होते हैं, एक चुनाव से पूर्व और एक होता है चुनाव के पश्चात, ठीक है। अगर आप चुनाव जीतने से पहले दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हो तो इसे कहते हैं चुनाव के पूर्व किया गया गठबंधन, और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं अलायंस। क्या कहते हैं? अलायंस, यानी कि जो चुनाव से पहले की जाती है, ठीक है। जैसे बीजेपी ने छोटी मोटी पार्टीज को जोड़ के अपना एक अलायंस बनाया हुआ है, कौन सा? एनडीए अलायंस बनाया हुआ है, किसने? बीजेपी ने बनाया हुआ है, ठीक है। उसी सेम तरीके से चुनाव जीतने के बाद अगर एक पार्टी 50 मतलब अगर चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा सीट अपने दम पर नहीं जीत पाई तो वो क्या करती है? दूसरी पार्टीज के साथ एक गठबंधन कर लेती है और फिर उनकी 50% से ज्यादा सीट कंबाइन होके हो जाती हैं और उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन ये क्या हुआ? ये चुनाव के बाद किया जाने वाला गठबंधन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कोएलिशन। तो इंग्लिश मीडियम वालों को खास तौर पर पता होना चाहिए कि अगर अलायंस शब्द का यूज किया जा रहा है तो वो चुनाव से पहले ही किया गया गठबंधन है, और अगर चुनाव हो जाने के बाद गठबंधन कर रही हैं पार्टीज तो फिर उसे हम अलायंस नहीं कहेंगे, उसे हम कोएलिशन कहेंगे, ठीक है। और इसका एक और हिंदी में शब्द होता है संचय सरकार। सो संचय सरकार कौन सी है? जो चुनाव हो जाने के बाद दूसरों के साथ गठबंधन करके बनाई गई है, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंट वर्ड एंड दिस इज डिफरेंट वर्ड। चुनाव से पहले ग्रुप बनाओगे तो अलायंस कहलाओगे, और चुनाव हो जाने के बाद ग्रुप बनाओगे तो कोएलिशन आप कहलाओगे। इस चीज को भी आप क्लियर कर लीजिए, और अगले लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं इस टॉपिक से आपको बताऊंगा। भाई मैं क्या करूं? देखो लेक्चर, मुझे मेरे जैसे टीचर को लेक्चर ज्यादा लगेंगे, और मैं ऐसे विद्यार्थियों के बारे में सोचता ही नहीं हूं जो क्वांटिटी देखकर पढ़ाई करते हैं। भाई अगर तुम क्वांटिटी देखकर पढ़ाई कर रहे हो ना तो तुम जैसा व्यक्ति तो कभी सपने में सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। भाई सपने में नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम ये देख रहे हो कि कहां पर कम से कम में मिल रहा है। भाई यहां पे कम से कम की बात नहीं है, यहां पर बात है पूरा सिलेबस कवरेज करने की। प्रीलिम्स हलवा नहीं है कि कोई भी निकाल लेगा हर चीज। और पता है मैं एक चीज बता दूं, तुमसे दुनिया कहेगी कि फैक्ट रटने से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, और सही भी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन फैक्ट रट के ये जो इंजन है ना ये ओवरहीट हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर हो तो फैक्ट रटना बहुत स्मूथ हो जाता है, एकदम स्मूथ हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को? तो फैक्ट रटना है तो कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड में क्लियर रखो, तो फैक्ट रटने क्या हो जाएंगे? सरल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा, और अगले लेक्चर में ऐसा कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन इतना भारी भरकम नहीं है, तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ पाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।